So this is another part of our chapter forest. In this lecture, we'll study deforestation, causes of deforestation, effects of deforestation और deforestation को हम कम कैसे कर सकते हैं और हम इस लेक्चर में देखेंगे soil erosion के बारे में. So we are starting with the topic deforestation. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एफॉरेस्ट्रेशन, रीफॉरेस्ट्रेशन. ये बेसिकली होते थे जब आप दरख्त लगा रहे हो. अब डिफॉरेस्ट्रेशन का आसान इंग्लिश में मतलब होता है रूटलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज. दरख्त काटना बुरी बात नहीं होती, पर आप इतनी तेजी के साथ आप दरख्त काटो कि आप लगाओ ही ना, और आप रूटलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज करते रहो. रेकलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज करो आप, क्या आप कोई दरख्त नहीं लगा रहे और बहुत सारे दरख्त एक साथ काट रहे हो, पूरी जगह की जगह साफ कर रहे हो. इलीगल तरीके से आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, इलीगल तरीके से आप कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो, उसको आप कहते हो डिफॉरेस्टेशन. जब आप दरख्त काट रहे हो इतनी तेजी के साथ. दरख्त काटना तो ऑब्वियसली कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आपको दरख्त, आपको लकड़ी तो चाहिए होती है, आपको फर्नीचर के लिए चाहिए, आपको स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री बेड बनाने के लिए चाहिए, आपको पेपर के लिए चाहिए, आपको रबर के लिए चाहिए, इन सब के लिए आपको लकड़ी तो चाहिए. टिम्बर टिम्बर जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए लकड़ी चाहिए, फायरवुड के लिए चाहिए. पर आप अगर बहुत ज्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो, वो नुकसानदेह होती है. तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन और रेकलेस रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट, ऑफन विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट और रीप्लांटिंग. जैसे कानून तो ये होना चाहिए कि एक दरख्त अगर आप काटो तो दो दरख्त और लगाओ आप. ठीक है, एक दरख्त काटो तो दो दरख्त लगाओ आप. इससे क्या होगा, फॉरेस्ट की जो आबादी है, जो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, फॉरेस्ट कवर एरिया आपका बढ़ेगा. वैसे ही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 to 25% ऑफ योर एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, और पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट 5% है. तो हमें जब ये बढ़ाना है और हम और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो और कम होगा. इसलिए हम एक दरख्त काटें तो दो दरख्त लगाएं. It damages biodiversity, forest cover, disturbs the ecological balance. ये सारे नुकसान होते हैं डिफॉरेस्टेशन से. अब हम पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होती क्यों है, इसका कॉज क्या है. ये भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में बहुत दफा पूछता है कि डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या होता है. तो डिफॉरेस्टेशन का कॉज सबसे पहला है अर्बनाइजेशन. आपको बनाने होते हैं, आपको लैंड क्लियर करनी होती है फॉर हाउसिंग, घर बनाने के लिए. ऑब्वियसली आपको घर बनाने हैं, आपको सोसाइटीज बनानी है, तो आप क्या करोगे, जो जहाँ दरख्त है वहां कट डाउन करोगे दरख्त को. तो अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको नीड ज्यादा है लैंड की, तो आप लैंड को क्लियर करोगे. क्लियरिंग लैंड फॉर टाउन्स, हाउसिंग स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इन सब के लिए आपको कटिंग ऑफ ट्रीज करना पड़ता है. तो सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन का अर्बनाइजेशन. घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए. सेकंड, टिम्बर. लकड़ी की डिमांड आपके हर साल बढ़ रही है. ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि और फर्नीचर चाहिए और आपका यूज बढ़ेगा लकड़ी का. तो टिम्बर इंडस्ट्री को आपको लकड़ी चाहिए, क्योंकि वो तो इनका रॉ मटेरियल होता है. तो इसलिए आप कट डाउन करते हो ट्रीज को. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, आप फॉरेस्ट क्लियर करते हो कि आप एग्रीकल्चर कर सको, आप राइस की फसल लगा सको, आप गंदम की फसल लगा सको, आप शुगर केन लगाओ. तो इन सब की वजह से आपको एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि आपको खेती बाड़ी ज्यादा करनी है, उस वजह से आप दरख्त को कट डाउन करते हो. फ्यूल नीड्स, आप कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ फायरवुड और चारकोल, क्योंकि आपको फायरवुड चाहिए. जो लोकल्स हैं उनके घर पर आपकी गैस की सप्लाई नहीं है. जो शहरों में है वो तो फायरवुड के लिए लकड़ी को यूज नहीं करते, पर जो गांव में है, जो विलेजेस में है, जो रूरल एरियाज में है, जो दूर दराज के इलाके में है जहाँ पर गैस की सप्लाई नहीं है, वो तो ऑब्वियसली दरख्त काटते हैं अपने खाने पकाने के लिए, अपने फ्यूल वुड के लिए. तो इसलिए आप करते हो. रोड बिल्डिंग, फॉरेस्ट लैंड क्लियर फॉर हाईवेज, रेलवेज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप पूरी पूरी जगह आप साफ कर देते हो. एक रिसेंटली इंडिया में एग्जांपल थी कि इंडिया में आपको एक डायमंड माइन मिली थी, बहुत बड़ी डायमंड माइन,
पर उसका नुकसान ये था कि वो फॉरेस्ट के नीचे थी। बहुत बड़ा इंडिया में एक फॉरेस्ट है, उसके नीचे है डायमंड। डायमंड के रिजर्व्स बेसिकली आपको मिले थे, डायमंड माइन तो बाद में बनेगी, पहले रिजर्व्स मिले थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये उनको मुश्किल फैसला लेना था कि हम क्या करें? अगर हमें डायमंड निकालना है तो हमें पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और अगर नहीं निकाला तो इकोनॉमी के लिए नुकसान है कि डायमंड मिलकर भी आपने नहीं निकाले। तो ये आपके मुश्किल फैसले आपको लेने पड़ते हैं कि आपको फॉरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डायमंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग क्या होती है? जब भेड़, बकरियां, ये सारे आपके ज्यादा ग्रेज करते हैं। ग्रेजिंग नुकसानदेह नहीं है। ग्रेजिंग इज बेसिकली जब वो अपना खाना खाते हैं, ग्रास, फूल पौधे जो ये खाते हैं, बकरियां, बकरे, ये सब ग्रेजिंग नुकसानदेह नहीं है। पर अगर आप ज्यादा ग्रेजिंग करा रहे हो तो क्या करते हैं, वो रूट्स के साथ उनको खा लेते हैं। पूरे पूरे वो मैंग्रोव्स खा रहे हैं। जो कैमल्स हैं आपके मैंग्रोव्स पर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, तो मैंग्रोव्स का नुकसान इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है। तो ओवर ग्रेजिंग इज वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कौन कौन से कॉजेज हैं? अर्बनाइजेशन, टिम्बर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए, फ्यूल नीड्स को पूरी करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, और ओवर ग्रेजिंग। ये सारे कॉजेज थे डिफॉरेस्टेशन के। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये देखो, या पिक्चर देख रहे हो, ये इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होती है कि पूरी लैंड आप क्लियर कर देते हो। बहुत बड़ा नुकसान है ये। अब आप कैसे ओवरकम कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, इस डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को? सबसे पहले आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ। आप पब्लिक को बताओ फॉरेस्ट के फायदे, कि फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझाओ, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाओ कि गैस के बजाय आप ये यूज ना करो, अभी फायरवुड कट डाउन ना करो। और मेन मसला क्या है कि आपकी गैस नहीं पहुंचती ना, तो आप उन इलाकों में गैस की सप्लाई दे दो। अगर आपने गैस की सप्लाई दे दी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो फायरवुड के लिए काटेंगे ही नहीं। ये एक आप चीज कर सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको फॉरेस्ट के फायदे ही नहीं पता। जैसे हमने इस लेक्चर में पढ़े, सबको थोड़ी पता होगा कि फॉरेस्ट कितना मुफीद है, फॉरेस्ट के कितने फायदे हैं। वो आपकी बारिश बारिश भी लाता है, उसकी ट्रांसपिरेशन होती है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट होता है, वो हवा को साफ करता है, वो शेड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर बड़ा लोअर डाउन हो सकता है अगर आप दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी इंश्योरिंग प्रॉपर वाटर सप्लाई टू सपोर्ट एफॉरेस्टेशन। जो आपने दरख्त लगा दिया उनको आप टाइम पर पानी दो। और आप दरख्त लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैं आपको बहुत बहुत बड़ी बात है ये, कि दरख्त लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दरख्त लग चुके हैं उनको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स यही होते हैं कि दरख्त लगा तो देते हैं, पर वो एक साल में फिर जाया हो जाता है दरख्त, क्योंकि एक साल बाद वो लोग उसकी टेक केयर नहीं कर पाते। तो फॉरेस्ट लगाना भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट की देखभाल। नेक्स्ट, इम्प्रूव नर्सरी टेक्निक्स। आप बहुत ज्यादा नर्सरी बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे आपके सीड से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स को संभालते हैं और फिर आप दरख्त की तरफ जाते हो। पहले आप नर्सरी में छोटा प्लांट उगाते हो, फिर वो प्लांट को आप ट्रांसप्लांट करते हो एक बड़ी जगह पर, और फिर वो इवेंचुअली दरख्त बनता है। तो नर्सरीज को आप बेहतर करो। सीडलिंग्स बेसिकली उनको कहते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ, आप रोड के साइड्स पर, कॉर्नर्स पर आप दरख्त लगाओ, आप रिवर के कैनाल्स के साइड पर आप दरख्त लगाओ। ऑल्टरनेटिव टेक्निक, ऑल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्शन। बेसिकली क्या मैंने आपको बताया ना कि लोकल्स जो क्या करते हैं, वो फायरवुड के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो आप अगर उनके घर में गैस प्रोवाइड कर दो तो मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि उनको एनर्जी उनको हीट प्रोड्यूस करनी है ना अपना खाना बनाने के लिए, तो वो गैस इनकी पूरी कर देगा। और गैस ना अगर एक बार पूरी कर दी तो उनको कुछ जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी आपकी डिफॉरेस्टेशन रुक जाएगी। सेलेक्टिव कटिंग, ये हमारा एक सब टॉपिक भी है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सेलेक्टिव कटिंग बेसिकली क्या होती है, जब आप दरख्त को कट डाउन करो, सिर्फ मेच्योर ट्रीज को, आप सेलेक्टिवली उन दरख्त को ही कट डाउन करो, सब दरख्त को आप ना काटो। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पर कंट्रोल मशीनरी यूज, कि जब आप डिफॉरेस्टेशन या दरख्त काटने जा रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए, तो बड़े बड़े बुलडोजर्स नहीं लेकर जाओ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर मशीनरी यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आप दरख्त को काटोगे, नुकसान पहुंचाओगे फॉरेस्ट को।
आपको बुलडोजर्स को पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता बनाने के लिए आपको और दरख्त काटने पड़ेंगे। तो सब देखना पड़ता है आपको। हैवी इक्विपमेंट तो यूज होना ही नहीं चाहिए फॉरेस्ट में। ये सारे आपके मेथड्स थे जिनकी वजह से आप डिफॉरेस्टेशन को ओवरकम कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन को आप कम कर सकते हो। सेलेक्टिव कटिंग, सेलेक्टिव कटिंग इज वन मेथड टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। अब सेलेक्टिव कटिंग क्या होती है कि आप एक फॉरेस्ट है वहां पर जाकर आप सबसे पहले सेलेक्ट करो उन दरख्त को जो मेच्योर्ड हो चुके हैं। मेच्योर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं, जो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। सिर्फ उन दरख्त को ही कट डाउन करो, क्योंकि अगर आपने छोटे दरख्त को कट डाउन करा तो आपकी नीड कम फुलफिल होगी और आपका एक दरख्त तो जाया हो रही है। जब एक दरख्त ज़ाया हो रहा है तो आप उसमें से पूरी पोटेंशियल निकाल सको, अपनी मैक्सिमम नीड आप फुलफिल कर सको। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो दरख्त ज़ाया। तो आप क्या करो, सिर्फ मैच्योर ट्रीज को ही कट डाउन करो। सो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव कटिंग। सेलेक्टिव कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओनली स्पेसिफिक ट्रीज व्हाइल लीविंग द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंटैक्ट। कि आपके जो छोटे दरख्त हैं उनको आप उगने दो, उनको आप बड़ा होने दो। फिर जब वो बड़े हो जाएं, जब वो अपने मेच्योरिटी की एज में पहुंच जाएं, तब जाके आप दरख्त को काटो। इससे नुकसान तो होगा, अब आपकी नीड ज्यादा से ज्यादा फुलफिल होगी, आपको और दरख्त नहीं काटने पड़ेंगे। दिस हेल्प्स बैलेंस रिसोर्स यूज विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कि आपकी नीड भी पूरी होगी और फॉरेस्ट भी कंजर्व रहेगा। एडवांटेजेस क्या है, इससे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, इससे बहुत ज्यादा आपके दरख्त कटेंगे नहीं, और जो दरख्त मेच्योर हो चुके हैं, जो आपकी सनलाइट और वाटर वैसे ही यूज कर रहे हैं और उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकते, तो आप उन दरख्त को काट दो। नेक्स्ट, preserves valuable species, protects younger rare trees, ensuring natural regeneration. नेक्स्ट, मेंटेन्स फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आप एक दरख्त काटोगे, आप एक से दो दरख्त लगाओगे भी। ये भी सेलेक्टिव कटिंग में होता है कि एक दरख्त काटो तो एक से दो दरख्त आपको लगाना लाजमी है। तो आप दूसरे साल बाद आओ, एक साल बाद आओगे तो आपको वो छोटा दरख्त और बड़ा मिलेगा, जो मीडियम का था वो लार्ज में मिलेगा। तो लार्ज वाला काटो और फिर स्मॉल लगाओ। तो जो आपने पहले से स्मॉल लगाया था वो अब लार्ज हो चुका होगा। तो ऐसे करके आप एक प्रोसेस के जरिए, एक एक तरीके के साथ आप डिफॉरेस्टेशन करो, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव कटिंग। डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये सिलेक्शन जो है ये बड़ी महंगी होती है, क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट है, एक दिन में तो होगा नहीं, आपको दिन लगेंगे, आपको एक्सपर्ट्स लगेंगे, तो इसके लिए भी आपका खर्चा होगा। रिस्क ऑफ डैमेज ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस, मशीनरी में हार्म सराउंडिंग ट्री, जो आपकी गिनती में नहीं थे वो भी दरख्त कट सकते हैं। लिमिटेड झील, आपको कम से कम आपको लकड़ी मिलेगी। नुकसान तो ये है, टिम्बर इंडस्ट्री को नुकसान होगा कि ये कंजर्वेशन के चक्कर में इनको लकड़ी कम से कम मिलेगी, तो हो सकता है लकड़ी की शॉर्टेज हो, और शॉर्टेज होगी तो एक्सपेंसिव हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। सो ये सारे मामला देखने पड़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला इफेक्ट होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी हम अभी डिटेल में चेकआउट करेंगे। बेसिकली सेकंड, सॉइल इरोजन भी हम छोड़ते हैं, हम क्योंकि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर, अभी अब इस वाले लेक्चर में हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। इंक्रीज सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है कि पानी का बहना, जब पानी बहता है तो वो अपने साथ सॉइल को भी ले जाएगा तेजी के साथ। तो पानी का बहना इज बेसिकली सरफेस रन ऑफ। तो इससे सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि ये हिल है और यहाँ पर अभी दरख्त लगा हुआ है, तो पानी अगर बहेगा तो दरख्त उसके प्रेशर को तोड़ देगा, तो पानी तेजी के साथ नहीं बहेगा, पानी की स्पीड टूट जाएगी। जब स्पीड टूटेगी तो आपके लिए फायदा है कि वो कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। और अगर दरख्त नहीं है, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन हमने कर दी, तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा, इससे नुकसान ज्यादा होगा, इससे फ्लड का रिस्क ज्यादा होगा, इससे फ्लडिंग भी होगी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि ये सारा सरफेस रन ऑफ जाएगा तो वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा, घरों को डिस्ट्रॉय करेगा, और अपने साथ ये सॉइल लेकर जाएगा, सिल्ट लेकर जाएगा। सरफेस रन ऑफ जो पानी का बहाव है वो सिल्ट और सॉइल अपने साथ लेकर जाएगा जमीन में से, और कहाँ डंप करेगा? रिजर्वॉयर में, डैम्स में, रिवर्स में। तो इन तीनों में जब ये सिल्ट जमा होगी तो इनकी कैपेसिटी कम होगी,
और जब कैपेसिटी कम होगी तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट डिस्टर्ब वाटर सप्लाई, इट रिड्यूस एग्रीकल्चर यील्ड, लॉस ऑफ हैबिटेट, पोल्यूशन। ये सब नुकसान है डिफॉरेस्टेशन का। ये सारे आपको इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे अगर आपने दरख्त की कटिंग कर दी। अगर आपने ज्यादा दरख्त काट दिए, आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, आपका ओवरऑल सिटी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा, सरफेस जनव पड़ेगा, फ्लड आएगा, सॉइल इरोजन होगी। ये सारे इफेक्ट्स है डिफॉरेस्टेशन के। ध्यान से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पढ़ लो, वीडियो पॉज करो और इन सब चीजों को पढ़ लो। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। इफेक्ट्स पूछेगा, कॉजेज पूछेगा, और वेज पूछेगा किस तरीके से आप डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हो। जैसे इसने यहाँ पर पूछ लिया, स्टेट 3 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन दिस एरिया। तो कोई भी 3 कॉजेज बता दो। अर्बनाइजेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, फायरवुड की वजह से। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होती है? सॉइल इरोजन ये होती है, आसान जबान में ये इसका मतलब होता है कि जब टॉप सॉइल, ऊपर की सॉइल चली जाए, इरोड हो जाए। इरोजन इज बेसिकली चले जाना। तो soil erosion is basically it is defined as a wearing away of top soil by natural agents, मतलब wind, water, rain की वजह से ये आपकी टॉप soil उड़कर चली जाए। और ये जाती कहाँ है? याद रखना, रिवर्स में जाएगी और डैम्स में जाएगी। ये सारी soil erosion जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मसले होंगे वो भी हम देख चुके हैं। सिल्टेशन का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वाटर के चैप्टर में हमने पढ़ा था सिल्टेशन। टॉप सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे फर्टाइल सॉइल टॉप सॉइल ही होती है। और जब टॉप सॉइल उड़कर चली जाएगी, इसका मतलब उस जमीन पर भी कभी भी आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, कभी भी कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकती, और वो जमीन आपकी जाया हो जाएगी अगर सॉइल इरोजन हो गई, अगर टॉप सॉइल उड़ के चली गई। सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो आप याद रखना, सबसे पहला होता है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर आपने दरख्त काट दिए तो फिर नुकसान तो होगा, क्योंकि जो दरख्त होता है वो जो उसकी रूट्स हैं, जो रूट्स हैं दे बेसिकली होल्ड द सॉइल। वो सॉइल को कहीं नहीं जाने देगी, क्योंकि वो रूट्स पकड़े रखेगी सॉइल को। पर अगर ये रूट्स ही नहीं है तो फिर सॉइल तो वनरेबल है, और वनरेबल है तो वो उड़ जाएगी, हवा की वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, सरफेस रन ऑफ की वजह से। इरोजन में नेचुरल एजेंट्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग करोगे, ओवरग्रेजिंग से भी होगा। अगर आप खुद डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो, और ओवरग्रेजिंग कर रहे हो तो ओवरग्रेजिंग से भी आपका नुकसान होगा। अगर जो भेड़ बकरियां जो हैं वो खा लेंगी ग्रास को, तो ग्रास की रूट्स नहीं रहेंगी, जब रूट्स नहीं रहेंगी तो सॉइल वनरेबल है, वनरेबल है तो सॉइल गई। ये होता है सॉइल इरोजन। माइनिंग की वजह से, माइनिंग में भी आप दरख्त काटते हो, इफेक्ट क्या होगा कि सॉइल जब उड़ जाएगी तो आपकी फर्टाइल सॉइल चली गई, और जब फर्टाइल सॉइल चली गई तो फिर उस जगह पर कभी भी आपकी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, इनकम ऑफ फार्मर रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर कभी भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो फार्मर तो कुछ कर ही नहीं सकता, फार्मर तो भूखा रहेगा, फार्मर के पास पैसे नहीं होंगे, फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, आपकी फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फूड शॉर्टेजेस शायद हो सकती है, फूड शॉर्टेज होगी तो शायद आपको इंपोर्ट करना पड़े। देख लो एक सॉइल इरोजन की वजह से कितने आपके मसले क्रिएट हो सकते हैं। इरोडेड मटेरियल कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, डैम्स में जाएगा, और फिर वहां पर जाके आपकी कैपेसिटी कम करेगा, और डैम्स में जाएगा तो वो टरबाइन में फंसेगा, टरबाइन फंसेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आपकी कम होगी। Soil erosion is wearing away of the fertile topsoil by natural agents such as wind, water, rain. ये आप इसकी डेफिनेशन जो है ये आप याद रख लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सॉइल इरोजन के कॉजेस, इफेक्ट्स ये भी हमने देख लिए, और आपको देखना है वीडियो पॉज करो, आराम से आप पढ़ लो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? मेथड क्या है सॉइल इरोजन को कम करने के लिए? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्या आप दरख्त लगाओ, आप टेरेसिंग करो,
टेरेसिंग बेसिकली आपकी होती है ये आपका हिल है, तो आपने यहाँ पर टेरेसिंग कर दी, स्टेप्स बना दिए, और फिर अब यहाँ पर आप अपनी चीज़ें ग्रो करोगे, यहाँ पर आप चीज़ें ग्रो करोगे। तो आप टेरेसिंग करो, स्टोन लेयरिंग, तो आप सॉइल के आस-पास स्टोन्स लगा दो कि सॉइल उड़े ना। हवा की मदद से सॉइल ना उड़े, तो अब स्टोन्स लगा दो, और स्टोन्स बेसिकली सॉइल को पकड़े रखेंगे। ये एक शॉर्ट टर्म एक मेथड है जिससे आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हो। कंटूर प्लोइंग करो, स्ट्रिप फार्मिंग करो, कवर क्रॉपिंग करो। बेसिकली आप ये भी कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट क्रॉप लगाओ। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बड़ी जगह है, आपने बड़ी जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जगह आपने व्हीट लगाया, एक जगह आपने शुगर केन लगाया। तो जब वीट कट डाउन हो जाएगा, जब वीट कट डाउन हो गया फॉर एग्जांपल, तो सॉइल तो वल्नरेबल है। सॉइल को बचाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आपने वीट की फसल खत्म कर दी। तो शुगर केन की फसल तो होगी ना, कुछ सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, हवा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर अगर आपने वीट को कट डाउन कर दिया, फिर आप वीट की नई फसल लगाओगे, और फिर आपने शुगर केन को कट डाउन कर दिया, तो वीट बचाएगा। तो आप ऐसे मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हो कि एक जगह पे एक फसल लगाई, दूसरी जगह पे दूसरी फसल लगाई, दोनों करीब ही आपने लगाई, कि दोनों एक दूसरे की जो अगर एक क्रॉप नहीं है तो वो दूसरे की सॉइल को कुछ तो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये आप कर सकते हो। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप दरख्त लगाओ, आप टेरेसिंग करो, ये टेरेसिंग स्टेप फार्मिंग जो मैंने आपको बोला, ये आप करो। ये भी आपकी टेरेसिंग होती है, स्टेप फार्मिंग एक छोटी सी एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, स्टोन लेयरिंग आप कर सकते हो, फिर आप कंटूर फार्मिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा, क्रॉप ग्रो होगी, क्रॉप ग्रोन अलोंग लैंड कर्व्स रिड्यूस रन ऑफ। नेक्स्ट स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हो आप, ऑल्टरनेट क्रॉप टाइप्स चेक विंड और वाटर इरोजन। आप एक क्रॉप यूं लगाओ, एक क्रॉप यूं लगाओ, या आप क्या करो, हवा से दूसरी डायरेक्शन में आप अपनी क्रॉप की जो फसल है वो लगाओ, कि हवा उसको कम से कम डैमेज पहुंचे। तो आप ये चालाकियों के ज़रिए आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हो, या आप मल्टी क्रॉपिंग आप कर सकते हो। ठीक है? ये सब चीज़ों की मदद से आप सॉइल इरोजन के नुकसान को कम से कम कर सकते हो। इस लेक्चर में हमने क्या देखा? डिफॉरेस्टेशन देखा, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखा, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखा, डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में हमने चीज़ें देखी, सॉइल इरोजन के कॉजेज़ देखे, इफेक्ट्स देखे, सॉइल इरोजन के मसलों हम कैसे हल कर सकते हैं, ये भी हमने देखा।